प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 6th क्लास का चैप्टर है मैथ्स का, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज की इस वीडियो में मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, और कुछ हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल ईजी और कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। जिस एलिमेंट में ये इंक्लूड होते हैं चैप्टर, उसका नाम है हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट, वो है कंपैरिजन। ठीक है बेटा, कंपैरिजन को हम तुलना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तुलना। ठीक है, ये कंपैरिजन क्या है? ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है जैसे कि हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं कि भाई ये ज़्यादा या कम है ना। इस तरीके से कंपैरिजन हमारा, जैसे किसी का वेट कुछ है, मान लो किसी का वेट 80 kg है, किसी का 50 kg है, तो जो 80 kg वाला है वो क्या है, 50 kg से ज़्यादा है, या 50 kg वाले को बोल सकते हैं वो 80 kg वाले से कम वेट का है। तो हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, यानी इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। तो जो कंपैरिजन है, यानी दो क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है, वो कई तरीके से होता है, लेकिन हम यहाँ पे उन दो वेज को, उन दो मेथड्स को समझाने जा रहे हैं जहाँ पे कंपैरिजन ज़्यादा तरीके से होता है। वो दो वेज हैं हमारे। पहला तरीका है कंपैरिजन बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, दो क्वांटिटीज का डिफरेंस लेकर। दूसरा कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज यानी दो राशियों की तुलना कर सकते हैं। राशि या नंबर, मतलब क्वांटिटीज या नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उनकी तुलना करना है। तो ये हमारे पास में बेसिक दो मेथड्स बोलो या वेज यानी तरीके बोलो, जिनसे हम लाइफ में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब ये वाले कंपैरिजन को हम बहुत ही प्राइमरी क्लास से यानी अर्लियर क्लास से ही हम स्टडी करते हुए आए हुए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, रिकॉल करा था। पूरे इस चैप्टर में हम अधिकतर डील करने वाले हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ, ठीक है, डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी, यानी हमें दो क्वांटिटी का तुलना तो करनी है, लेकिन कौन से ऑपरेशन से? डिवीजन से। तो चलिए दोनों सिचुएशन को समझते हैं। पहला सिचुएशन 1 को बात करते हैं। यहाँ पे हम सिचुएशन ए मान लेते हैं। ठीक है, राम का जो वेट है, यानी वो केजी में मान लेते हैं, वो है 40 kg लिख लेते हैं। ठीक है, एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहन, उसका वेट है 35 kg। ठीक है, अगर मेरे को कंपेयर करना है कि भाई राम का जो वेट है वो मोहन के वेट से कितना ज़्यादा है, या मोहन का जो वेट है वो राम के वेट से कितना कम है, तो यहाँ हमारे को ज़रूरत पड़ेगी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए। और डिफरेंस में हम बड़ी क्वांटिटी को लेते हैं पहले और छोटी क्वांटिटी को बाद में। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 40 kg में से 35 kg को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 40 kg माइनस क्या करेंगे हम, 35 kg, तो इक्वल्स टू आ गया 5 kg। ठीक है, ये क्या आ गया, 5 kg। तो हियर weight of Ram is 5 kg more than that of मोहन। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है, ये हुआ कंपैरिजन बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब आपको याद आ गया होगा कि पिछली क्लासेस में आपने क्या स्टडी करा था। ठीक है, तो ये डिफरेंस लेकर भी हमने कंपैरिजन करा है, लेकिन
अब हमारे जो चैप्टर से जो डील करने जा रहे हैं उसका जो मेथड है वो सेकंड है, वो सिचुएशन सेकंड के बारे में बात करते हैं। सिचुएशन बी, ठीक है। मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ ए कार के बारे में बात करते हैं। तो जनरली आज के टाइम में कार तो वैसे बहुत महंगी है, बट फिर भी हम एक कार की कॉस्ट कंसिडर कर लेते हैं इतनी, ठीक है, यानी 2,50,000, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ ए मोटर बाइक की भी बात करते हैं, मोटर बाइक की बात करते हैं। यहाँ लिख देते हैं बेटा द कॉस्ट ऑफ ए मोटर बाइक, ठीक है। तो मोटर बाइक की जो कॉस्ट है वो रुपीज़ में, ठीक है, वो मान लेते हैं 50,000 है, ठीक है। अगर मेरे को इनको कंपेयर करना है भाई, डिफरेंस का मेथड तो पहले से ही अवेलेबल है। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ इनका, द कॉस्ट ऑफ ए कार इज़ 2,50,000 है एंड द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक कितनी है बेटा, 50,000 है, यानी 50,000 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 2 लाख का आएगा, जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है अमाउंट को, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये भी कंपैरिजन का एक तरीका है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ मैं आपको समझाऊँ कि अगर मैं इसके जो कार की कॉस्ट है उसको डिवाइड करूँ मोटर बाइक की कॉस्ट से, यानी कार की कॉस्ट को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे किसकी, मोटर बाइक की कॉस्ट को, तो किस तरीके से निकल के आता है आप देखते हैं। यहाँ देखोगे तो मैं सिर्फ कार शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, मैं अमाउंट आप समझ जाना, कार, और यहाँ पे मोटर बाइक लिख दिया मैंने। तो अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, 2,50,000 को किससे, 50,000 से, तो आपको डिवीज़न ये 4 जीरो तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, तो यहाँ आ गया हमारा 25 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, और सिंप्लीफाई करें तो 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है, कट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ नज़र आ रहा है कि भाई जो कार की कॉस्ट है वो 5 टाइम है और मोटर बाइक की कॉस्ट 1 टाइम है, यानी कार की कॉस्ट जो है मोटर बाइक की कॉस्ट से 5 टाइम है। तो यहाँ पे हमने हाउ मेनी टाइम्स यानी टाइम्स का यूज़ करा, तो यही कंपैरिजन क्या है हमारा, कंपैरिजन थ्रू डिवीज़न है। तो यहाँ देखिए बेटा, ये क्या है हमारा सेकंड सिचुएशन है, ये हुआ हमारा कंपैरिजन, ठीक है, बाय डिवीज़न ऑफ 2 क्वांटिटीज़, ठीक है। 2 क्वांटिटीज़ का डिवीज़न करा हमने पहले, तब हमने उनका क्या करा, कंपैरिजन करा। इसी को कहा जाता है बेटा रेशो। यानी रेशो क्या है, रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ और द नंबर थ्रू डिवीज़न। इसी को हम रेशो कहते हैं, जो इस चैप्टर का नेम है। तो रेशो को डेफिनेशन क्या बनती है, द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ व्हेन दे आर इन द सेम यूनिट। यहाँ रुपीज़ है तो रुपीज़ में होने चाहिए, ठीक है। अगर वो केजी में तो केजी में होने चाहिए। तो यूनिट सेम हो, तो जब हम डिवीज़न ऑपरेशन से उन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करें, है ना, कंपेयर करें, तो उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हेयर कॉस्ट ऑफ ए कार इज 5 times more than the cost of motor bike, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा था, तो है ना, ज़्यादा कम का मतलब ही तो कंपैरिजन होता है। तो ये कंपैरिजन की दोनों सिचुएशन आपको समझ में आई होगी। अब इसी को क्या कहा जाता है, सेकंड वाले को ही कहा जाता है, डिवीज़न के थ्रू कंपेयर करने को ही कहा जाता है रेशो। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि भाई रेशो का मीनिंग क्या है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं रेशो, ठीक है। रेशो को हिंदी में अनुपात भी कहते हैं, ठीक है बेटा। हिंदी में वैसे आपको आवश्यकता है नहीं, अगर ज़रूरत है तो कर लिख लेना है, ठीक है। तो रेशो का मतलब क्या होता है बेटा, रेशो मीन्स कंपैरिजन ऑफ
two quantities by division when they are in सेम यूनिट्स। ठीक है, जब वो सेम यूनिट में हो तो उनका कंपैरिजन करना डिवीज़न के ऑपरेशन के जरिए, उसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मैथमेटिकली डेफिनेशन कैसे करें? मैथमेटिकली इफ A and B are टू क्वांटिटीज, नंबर भी हो सकते हैं बेटा क्वांटिटी की जगह। ठीक है, A and B are two numbers in the same unit, then the ratio of A and B is defined as। देखो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे दो बातों को पहले आप कीवर्ड यूज़ करना। सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है ना, सेम यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना ऊपर भी कि सेम यूनिट और डिवीज़न, ये दो शब्दों का बड़ा ध्यान करना जब भी आप रेशियो को डिफाइन करें। यूनिट सेम हो और डिवीज़न ऑपरेशन। डिवीज़न ऑपरेशन का मतलब एक टर्म न्यूमरेटर में और एक टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब कौन सी टर्म को न्यूमरेटर में रखें और कौन सी टर्म को डिनोमिनेटर में, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है कि जिस क्वांटिटी को पहले बोला है, जिसका जिक्र पहले करा है, यानी फर्स्ट ए और क्वांटिटी बी, तो ये टर्म जाएगी न्यूमरेटर में और ये जाएगी डिनोमिनेटर में। तो रेशियो को हम, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में आ जाते तो उसको नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो रेशियो एक फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है ना, रेशियो एक फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ हम डिफाइन कैसे करेंगे इसे, a अपॉन में b, और इसको रीड करेंगे सिंबल a रेशो b से, यानी ये हो गया रीड एज। रीड एज का मतलब हो गया पढ़ा कैसे जाएगा इसको, a रेशो b। लेकिन एक कंडीशन हो, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, वेयर b शुड नॉट इक्वल्स टू बी 0। क्यों नहीं होने चाहिए भैया 0? कि भैया अगर आपने b को 0 रखा तो पूरा की पूरा जो मैथमेटिक्स का सिस्टम है ना, यानी वो इन्फिनिटी, यानी एक तरीके से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी हम जब डिनोमिनेटर में किसी नंबर के, यानी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो हमारे मैथमेटिक्स में फ़िलहाल नॉट डिफाइंड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशियो की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ ए और बी दो क्वांटिटी है। इन दो क्वांटिटी को हम टर्म्स ऑफ रेशियो भी कहते हैं, और जो क्वांटिटी पहले आई है, यानी जो पहली टर्म है, इसको एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म कहते हैं रेशियो का, और जो बाद में आई है, यानी यहाँ पे बी, उसे हम कॉन्सिक्वेंट या सेकंड टर्म ऑफ रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, इन द रेशियो ए रेशियो बी, द टू क्वांटिटीज, नंबर भी हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। द फॉर्मर टर्म, यानी फॉर्मर टर्म यानी जो पहले वाली टर्म है ए, is called antecedent or first term, and later term B is called consequent or second term। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट और सेकंड टर्म कहते हैं। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। रेशियो की पहले डेफिनेशन, यानी रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़
थ्रू डिवीजन व्हेन दे आर इन द सेम यूनिट। मैथमेटिकली अगर इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ हैं इन द सेम यूनिट है, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए अपॉन में बी, यानी ए को डिवाइड करेंगे बी से और लिखा क्या जाएगा ए रेशो बी। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ मैं, इसको कहा जाता है सिंबल ऑफ रेशियो, सिंबल ऑफ रेशियो। इस छोटी सी बात को भी आप ध्यान करना, ठीक है, सिंबल ऑफ रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो डिवाइड करा था कार और मोटर बाइक की जो कॉस्ट थी, उसी को दोबारा से अगर हम बात करें, यानी कार और मोटर बाइक की कॉस्ट जो थी वो क्या थी बेटा, 2,50,000 को डिवाइड करा था हमने 50,000 से, तो ये आया था हमारा 5/1 और इसी को लिखेंगे हम 5:1, ठीक है बेटा। तो क्योंकि सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक करेक्टरिस्टिक बोलो या प्रॉपर्टी होती है रेशो की, जहाँ हमें रेशो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, मतलब बहुत लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो आई होप आपको रेशो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, ये 6 और 7 के लिए ही सफिशिएंट नहीं है, ये आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे ना, वहाँ पे भी ये चैप्टर है, यानी रेशो और प्रपोर्शन जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे प्रोसीड करता हूँ और कैसे स्टडी करनी है इसमें रेशो को। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है जो रेशो एंड प्रपोर्शन में जो समझने का है, वो रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म, इस बात का मतलब क्या है कि रेशो जो होता है उसमें एक टर्म होती है फर्स्ट टर्म और एक होती है सेकंड टर्म। तो अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हमने इस तरीके से डिवाइड करा जाए कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 तो हो गई, अदर देन मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो रेशो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा। और रेशो की एक प्रॉपर्टी भी कि हमारे को मेनली क्या है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो, अ रेशो is said to be in its simplest और इसके लिए हम यूज़ करते हैं लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म इफ द टर्म, या लिख सकता हूँ द टर्म A and B have, द टर्म लिख लेता हूँ पूरा, ठीक है। इफ द टर्म्स A and B have no common factor other than 1, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूँ, for example, the ratio 55:88 is not in its simplest form, अपनी simplest form में ये नहीं है फॉर्म। क्यों नहीं है? since there is a common factor, क्या है कॉमन फैक्टर 11 बिटवीन देम, ठीक है। यानी हम 55:88, इसका ओरिजिनल मीनिंग है 55/88। तो इसको अगर मैं जो कॉमन फैक्टर है इनके बीच में 11, उससे डिवाइड कर, देखो 55 को भी डिवाइड कर देता हूँ 11 से, और 88 को भी क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं 11 से। तो ये तो 5 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम, तो ये ही लिखा जाएगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ठीक है, तो 5:8 इज़ नाउ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है।
तो रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की आप कोशिश करना, तो एक बेटर तरीका है। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो रेशो के बारे में आपको बड़े ध्यान में रखनी है। अगर आप उनको बातों को ध्यान रखोगे तो आप रेशो और जो प्रपोर्शन वाला चैप्टर है उसमें प्रॉब्लमों को बहुत आसानी से डील कर पाओगे। ठीक है, तो मैं एक हेडिंग बना देता हूँ या टाइटल दे देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेशो। ठीक है बेटा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हमें रेशो निकालना हो, रेशो निकालने की पहली कंडीशन है कि जिन दो क्वांटिटीज का हम रेशो निकालना है, जैसे यहाँ पे हमने ये 55 और 88, यहाँ पे अभी यूनिट तो मेंशन नहीं है। अगर मान लो ये वेट होते दोनों की दोनों, तो अगर दोनों वेट केजी में तो दोनों ही केजी में होने चाहिए, ग्राम और केजी में नहीं होने चाहिए थे, है ना। अगर कोई डिस्टेंस की बात करें 1 किलोमीटर में तो दूसरी भी किलोमीटर में, ऐसे नहीं किलोमीटर मीटर में नहीं होनी चाहिए। तो पहला हमारा मेन काम रहेगा उनको सेम यूनिट में लाना, यानी हम रेशो का फाइंड कर सकते हैं जब दो क्वांटिटी क्या हो, सेम यूनिट में हो। ठीक है, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज can be found only when they are in same unit। ठीक है बेटा, तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब वो सेम यूनिट में तभी हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। दूसरी क्या बात है, अब यहाँ देखो, मान लो मेरे पास में एक सिचुएशन है जहाँ पे आर नाम के वही जो वेट था, मान लेते वो कितना था, 40 केजी था, और जो एम नाम का जो वेट था वो था हमारा 35 केजी था। तो यहाँ पे हमने क्या करा, आर और एम का रेशो फाइंड करा, तो हो गया 40 और 35 केजी था, केजी से कट हो गया तो ये आ जाएगा हमारा 5 से 5 8 जा और 5 7 जा, यानी 8 7 जा। ठीक है, 5 8 40 और 5 7 35, तो 5 से मैंने डिवाइड करा, तो ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो रेशो को हमेशा किस में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड in its simplest form। ठीक है, सी तीसरी बात क्या है बेटा रेशो के बारे में, रेशो देखो बीइंग द डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज अ नंबर और फ्रैक्शन है। रेशो को हम दूसरी टर्म अगर हम यूज़ करें अल्टरनेट, तो एक फ्रैक्शन होता है ना, और फ्रैक्शन एक नंबर होता है। तो नंबर का तो कोई यूनिट ही नहीं होता ना, तो रेशो का भी यूनिट नहीं होता। The ratio ठीक है, being a the ratio is being लिख देता हूँ, the ratio is being a number और fraction। ठीक है, have no unit। ठीक है, अगर आप पीछे कोई यूनिट मत निकालना, अगर आप रेशो लिख रहे हो तो यहाँ जैसे मैंने 8:7 लिखा है, तो मैंने कोई यूनिट लिखी है यहाँ पे, नहीं लिखी है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अगली बात क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ ट्रम। ऑर्डर ऑफ ट्रम का मतलब क्या होता है कि जो ट्रम है इसके अंदर उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने राम और मोहन का रेशो निकाला वेट का, लेकिन जब मेरे को मोहन और राम के वेट का रेशो निकालना हो तो मैं 35 केजी न्यूमरेटर में और 40 केजी डिनोमिनेटर में, तो ये रेशो निकल के क्या जाएगा बेटा, 7:8 आ जाएगा। ठीक है, 7:8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो का मीनिंग क्या है, मोहन और राम का रेशो, और यहाँ क्या है, राम और मोहन का रेशो। तो ऑर्डर ऑफ टर्म किसी रेशो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ ए रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से समझा देता हूँ बेटा मैं। फॉर एग्जाम्पल,
पहले लिख देता हूँ मैं 8:7 एंड 7:8 बोथ आर डिफरेंट रेशियो। ठीक है, दोनों की दोनों डिफरेंट रेशियो हैं। ठीक है, ये भी आप इस बात को भी बड़े ध्यान से याद करना कि ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़रूरी लिखना होता है, रेशियो एक नंबर होता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है कि रेशियो हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब वो क्या हो हमारी सेम यूनिट में हो। रेशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने चाहिए। रेशियो एक नंबर है तो इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ ए रेशियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ये दोनों की दोनों अलग है। अच्छा, एक एनसीईआरटी में एक टर्म और यूज़ करिए कि सेम रेशियो हो सकता है दो डिफरेंट सिचुएशन के लिए, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, सेम रेशियो फॉर टू डिफरेंट सिचुएशंस। इस बात को मैं एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ आपको। ठीक है, इस बात को बड़ा ध्यान से देखना बेटा कि कन्फ्यूज़न मत हो ना कि दुनिया में एक ही रेशियो मत मान लेना कि भाई एक ही सिचुएशन का ही होगा, है ना। कई बार दो अलग अलग सिचुएशन हो और उनमें भी रेशियो सेम आ सकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो कि रेशियो ऑफ अमाउंट रुपीज़ मान लेते हैं कितना है हमारे पास में 4 एंड ₹6 की बात करें तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या आएगा 4/6। ये आ गया हमारा 2 से कट करेंगे 2 2 जा और 2 3 जा, यानी 2:3 आ गया। यहीं पे बात करते हैं, इधर देख लेते हैं बेटे थोड़ा। रेशियो ऑफ वेट्स कौन कौन सा 60 kg एंड 24 kg। इसकी भी बात करें तो पहले 60 kg है, 60/24, तो ये भी हो गया 8 से 8 2 जा 8 3 जा, यानी हो गया 2 और ये हो गया 2:3। ठीक है, दोनों केसेस में 2:3 आ रहा है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। वहाँ अमाउंट का रेशियो था और यहाँ पे किसका रेशियो था, वेट का था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप बड़े ध्यान से लिखो अपनी नोटबुक में और स्टडी करो इनको। ठीक है, चलिए बेटा, इसके बाद में मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ। अब तक तो कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए बेटा, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ 7 किलोमीटर टू 28 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 किलोमीटर का 28 किलोमीटर के साथ में रेशियो फाइंड करना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, द रिक्वायर्ड रेशियो सेवन किलोमीटर टू 28 किलोमीटर क्या होगा बेटा, किलोमीटर से यूनिट सेम है तो यूनिट से यूनिट कट हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 7 और ये 28, 7 1 जा 7 4 जा, यानी 1/4, जिसका मतलब है 1:4। सो रेशियो क्या हो गया बेटा, रेशियो इज़ 1:4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। यहाँ हमें 90 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है 1.5 मीटर से। बट यहाँ देखने वाली बात एक ये है कि बेटा दोनों का यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे को, यहाँ पे यूनिट को जो जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है यूनिट में, यानी दोनों की यूनिट अलग अलग है, पहले यूनिट को सेम बनाएंगे हम। ठीक है, अच्छा इसके लिए कुछ अगर स्पेस हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपने यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये आपके थोड़ा क्विक लर्निंग के लिए काम आएगी। कि पहला कि जैसे 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है हमारी 1000 मीटर, दूसरा
1 किलोग्राम अगर ग्राम के इक्वल बताया जाए तो 1000 ग्राम होता है। तीसरा 1 मीटर की वैल्यू होती है 10 यानी 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो गई। और कुछ और चीज़ें जैसे 1 लीटर की वैल्यू जो होती है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होती है। अच्छा कुछ और बता देता हूँ यहाँ पे, जब 1 रुपीज़ की बात करें या 1 रुपीज़ की या रुपीज़ 1 की बात करें तो ये होता है 100 पैसे के इक्वल। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे रिलेशन है जिनको आप कोई याद कर लो या समझ लो या जैसे भी हैं आपके पास में पता है आपको, तो ये बड़े सिंपल तरीके से कन्वर्जन में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा सॉल्यूशन, here the given quantities are not in the same unit। ठीक है, so first we have to convert them in same unit। ठीक है बेटा, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन करनी है। तो आपको पता है जो बड़ा यूनिट होता है उसको छोटे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ होगा सिंपली जो उसके रिलेशन में आ रहा है। अगर आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो डिवीज़न यूज़ होगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो हम ये वाला पाथ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1.5 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू 100 यानी सेंटीमीटर ले देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, यानी 150 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड रेशियो जो हो गया वो क्या हो जाएगा, अब हमारा 90 सेंटीमीटर का निकालना था। इसके साथ में रेशियो इज़ 90 सेंटीमीटर रेशियो 150 सेंटीमीटर जो गिवन है इस तरीके से, यानी 90 सेंटीमीटर अपॉन में 150 सेंटीमीटर। दोनों में एक कॉमन है, जो हाईएस्ट कॉमन है वो देखो 30 है, 30 से 90 भी डिवाइड हो जाएगा, 150 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 90 और 150 को 30 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया डिवीज़न, यहाँ लिख देंगे हम 30 से, और नीचे भी 150 का जो डिवीज़न होगा वो भी 30 से। तो ये जाएगा 3 टाइम और ये जाएगा 5 टाइम। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हो गया वो हो गया 3:5। ठीक है, तो सिंपल था। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5 किलोमीटर टू 400 मीटर। यहाँ पे भी जो है यूनिट सेम नहीं है, तो पहले यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे हम इसी तरीके से। सॉल्यूशन देखो, ठीक है, हियर यूनिट्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज आर नॉट सेम। ठीक है, सो पहला काम क्या करेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे, यानी 5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू, रिलेशन क्या होता है किलोमीटर और मीटर का, यहाँ से देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर के इक्वल होती है। ठीक है, तो नाउ हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, तो नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इस क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड रेशियो हो गया हमारा 5000 मीटर इज टू 400 मीटर, और जो होगा आप यूनिट को स्किप करके भी चल सकते हो जब वो सेम बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप चाहो तो
2 0 से 2 0 कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50/4। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 25/2 ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, तो 25/2 आ गया हमारा। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। ये कहता है लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। तो हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालना है। हालांकि ये वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा समझा रखा है, लेकिन है वही सिंपल। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ सेम यूनिट में, तो इसलिए मैंने द रिक्वायर्ड रेशियो इज कितना हो गया बेटा 15 मीटर टू 15 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50 मीटर अपॉन में 15 मीटर। कट कर सकते हैं 5 से, ये हो जाएगा हमारा 5 1 0 एज इट इज़ आ गई हमारी। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 3 तो हो जाएगा 10/3। मीटर से मीटर कट गया तो ये हो गया हमारा 10/3। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन नंबर 5। कहते देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन ए ऑफिस। एक ऑफिस के अंदर 45 जो पर्सन है वो वर्क करते हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ 25, उस ऑफिस के अंदर 25 क्या है फीमेल्स हैं। ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर मेल्स, और जो बाकी बचे हुए हैं वर्कर वो मेल्स हैं। बिल्कुल ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल, पहले फीमेल और मेल का रेशियो फाइंड करना है। देन क्या करना है सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ मेल का रेशियो विद फीमेल। ठीक है, ये ऑर्डर बड़ा ध्यान रखना, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में भी ये बात समझाई थी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा। वी हैव गिवन टोटल वर्कर कितने दे रखे बेटा, टोटल वर्कर की बात करें तो वो दिए हैं काउंटिंग में 45। ठीक है, वर्किंग इन और फीमेल्स कितने दिए हुए, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हो गए, वो गए 25। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हो जाएंगे बेटा, फोर्टी 45 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 तो आ जाएंगे हमारे ठीक है 20 आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स, ये इन नंबर में है। ठीक है, ये ध्यान करना, ये नंबर में निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो आ गया हमारा नंबर ऑफ पहले फीमेल्स एंड देन मेल्स। तो फीमेल कितनी हमारे 25 और मेल हो गए हमारे 20। तो इसका मतलब हो गया 25 अपॉन में 25 की टेबल से कट हो जाएगा, ये भी 5 5 जा 5 4 जा, यानी आ गया आपका 5/4। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो बेटा इसका भी। दूसरे पार्ट में हमारे को जो बोला है रेशियो निकालना है हमारे को नंबर ऑफ मेल्स का। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स, हो गया नंबर ऑफ मेल्स हैं हमारे
20 और रेशो निकालना है 25, क्योंकि 25 क्या है हमारे फीमेल्स हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20 अपॉन में, भाई रेशो का मतलब डिवीज़न होता है, कंपैरिजन बाय डिवीज़न। तो यहाँ हम कट करते हैं 5 से, 5 4 जा और 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है ना। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो ये आ गया 4:5, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये कहते हैं देयर आर 102 है बेटा, ठीक है। देयर आर 102 यानी 102 टीचर इन ए स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट, यानी 3300 स्टूडेंट के एक स्कूल के अंदर 102 टीचर हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स का टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखो कितने बेटा, नंबर ऑफ टीचर्स कितने, नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं वो 102 हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो आपको दिए 3300, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो है 3300, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड रेशियो क्या है बेटा, द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन एज, यानी वो होगा बेटा नंबर ऑफ टीचर्स, यानी ये हो गए 102 रेशो 3300, डिवीज़न प्रोसेस में लाएंगे। इवन नंबर है दोनों के दोनों, तो पहले हम 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 जा 2 1 जा, ये होगा हमारा 2 1 जा 2 6 जा और फिर 1 जाएगा 2 5 जा। अब ये 3 की टेबल से भी कट हो रहे हैं, तो 3 से भी डिवाइड कर देते हैं बेटा, वैसे 3 से कट करेंगे 3 1 जा, ठीक है, बचेगा 2 3 7 जा, यहाँ पे 3 5 जा, बचेगा कितना 1, तो वो बन गया 5 3 5 जा, तो ये आ जाएगा बेटा 17:550, ठीक है। ये रिक्वायर्ड रेशियो है, ठीक है। थोड़ा सा बस डिवीज़न करना था हमारे को उधर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखें और मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा नोट कीजिए।